हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के दैनिक उत्तर लेखन अभ्यास में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा डे 63 है और इसमें हम शेड्यूल के हिसाब से जीएस पेपर 4 और जीएस पेपर 1 के एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले आप मेरे बारे में देख सकते हैं 2019 की जो सिविल सेवा की परीक्षा हुई है उसमें हिंदी माध्यम से इंटरव्यू में अपीयर हुआ हूँ। और सीधे हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। जो हमारा प्रश्न 1 है जीएस पेपर 4 का, एक बार पढ़िए। काफ़ी लंबा चौड़ा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में बाउंसर की तरह आते हैं। और चूंकि ये जो प्रश्न है वो मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल यूपीएससी हिंदी कैपिटल में आप सर्च करेंगे और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया होता है, तो उस पर अपलोड कर रखता है। और जो ये क्वेश्चन है उम्मीद की जाती है आपसे कि आप पहले से एक बार सॉल्व करके इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे इसका डिस्कशन देखने। तो प्रश्न पढ़ता हूँ। गहरे पूर्वाग्रहों और भेदभावपूर्ण अभिवृत्तियों के दूर नहीं होने की स्थिति में टकराव को हिंसात्मक होने में लंबा समय नहीं लगता है। भारत में सांप्रदायिक और जाति आधारित हिंसा के संदर्भ में चर्चा कीजिए। इस संदर्भ में राज्य को क्या भूमिका निभानी चाहिए। ठीक है, तो दूसरा पार्ट तो बहुत ईजी है कि इस संदर्भ में राज्य को क्या भूमिका निभानी चाहिए, एकदम सिंपल समझ में आ रहा है। पहला पार्ट सबसे ज्यादा बाउंसर है और समझने में बहुत मेहनत लगती है कि आखिर में कहना क्या चाह रहा है। तो आप इसको थोड़ा ब्रेक करके समझिए। जब ऐसे प्रश्न आते हैं काफी लंबे चौड़े, तो आपको क्या करना होता है, उसको थोड़ा ब्रेक करना होता है। ब्रेक कैसे करते हैं उसको देखिए। बोल रहा है चर्चा कीजिए। ठीक है, किस चीज पे आपको चर्चा करनी है तो उस पर सोचिए। अब तो किस चीज पे चर्चा करनी है, सांप्रदायिक और जाति आधारित हिंसा के संदर्भ में। ठीक है, आपको इस चीज पे चर्चा करनी है, सांप्रदायिक और जाति आधारित हिंसा में, यानी इसके संदर्भ में आपको चर्चा करनी है। अब पूरा संदर्भ क्या है उसको पढ़ लीजिए। ऐसे ये स्टेप होते हैं, ऐसे स्टेप वाइज हम क्वेश्चंस को ऐसे तोड़ते हैं, ऐसे ब्रेक करते हैं क्वेश्चंस को। तो आपको भारत में सांप्रदायिक और जाति आधारित हिंसा के संदर्भ में कुछ चीज की चर्चा करनी है। और किस चीज की चर्चा करनी है तो उसको देखिए। वो क्या बोल रहा है, गहरे पूर्वाग्रहों और भेदभावपूर्ण अभिवृत्तियों के दूर नहीं होने की स्थिति में टकराव को हिंसात्मक होने में लंबा समय नहीं लगता है। यानी वो क्लियर बोल रहा है, आपको चर्चा करनी है कि सांप्रदायिक और जाति आधारित हिंसा भारत में किन कारणों से हो रही है, गहरे पूर्वाग्रहों और भेदभावपूर्ण अभिवृत्तियों के दूर नहीं होने के कारण। और इसी संदर्भ में आपको चर्चा करनी है, यानी आपको बताना है कि ये जो चीजें हैं, गहरे पूर्वाग्रह और भेदभावपूर्ण अभिवृत्तियां, ये भारत में किन कारणों से और गहरी होती जा रही हैं, जिससे टकराव हो रहा है और हिंसा, यानी आप कह सकते हैं सांप्रदायिक हिंसा जन्म ले रही है, सांप्रदायिक या जाति आधारित हिंसा जन्म ले रही है। ठीक है, इसको एक बार आप इंग्लिश में पढ़ लेता हूं। इट डज नॉट टेक लॉन्ग फॉर कॉन्फ्लिक्ट टू टर्न वायलेंट व्हेन डीप सीडेड प्रीजुडाइसेस एंड डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड्स आर नॉट एड्रेस्ड, डिस्कस इन द context of communal and caste based violence in India. What role should the state play in this context? ठीक है, तो जो राज्य है वो इस कंटेक्स्ट में क्या रोल प्ले करेगा, आपको ये बात बतानी चाहिए, आपको ये बात बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो इस बात को आप देखिए। अब प्रश्न का दृष्टिकोण देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रश्न का दृष्टिकोण क्या है, आपको इंट्रोडक्शन में बता देना है जाति आधारित हिंसा क्यों होती है भारत में। ठीक है, आप इस बात को बता सकते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट, मुख्य भाग में 2 भाग हैं। आप क्या बताएंगे, राज्य की भूमिका, ये तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि पार्ट बी ये पूछा है। पार्ट 1 में आपको क्या बताना है, पूर्वाग्रहों एवं अभिवृत्तियों को दृढ़ता प्रदान करने वाले कारक कौन से हैं, यानी आपको जिस संदर्भ में चर्चा करनी थी वही संदर्भ आपको यहाँ पर बता देना है। अब इसके बाद निष्कर्ष क्या होगा, तो निष्कर्ष में आप बता सकते हैं कि विविधता में एकता किस तरह से स्थापित की जाए। ठीक है, तो इस बात को आप करके अपना प्रश्न समाप्त कर सकते हैं। तो अब मैं प्रश्न का एक बार जो मॉडल उत्तर हूं वो पढ़ देता हूं। भारत में जातीय एवं सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं गहरे पूर्वाग्रह तथा तर्कहीन मान्यताओं द्वारा जनित अविश्वास एवं भय के कारण होती है। तो मैंने क्लियर बता दिया कि भारत में सांप्रदायिक एवं जातीय हिंसा का कारण क्या है, गहरा पूर्वाग्रह, तर्कहीन मान्यता। ठीक है, कई बार हम नहीं कहते हैं कि मतलब अलग अलग तरीके के तर्कहीन मान्यताएं देते हैं कि ये विशेष धर्म के लोग विशेष प्रकार की मीट खाते हैं, ठीक है, विशेष प्रकार की मांस खाते हैं, तो ऐसी बातें हम बोलते हैं। तो हम क्या, तर्कहीन मान्यताएं और हमारा पूर्वाग्रह होता है। हम देख के जैसे ऐसे बोलते हैं ना, एक मूवी आई थी आपने शायद देखा होगा, माई नेम इज खान बट आई एम नॉट अ टेररिस्ट। ठीक है, तो क्या है कि आप देखेंगे यूएस में चले जाएंगे, इवन भारत में भी क्या होता है कि हमारा एक विशेष धर्म के प्रति थोड़ा सा पूर्वाग्रह है कि यार ऐसे लोग आतंकवादी हैं तो ऐसे लोग ही हैं। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो आतंकवादी हो, दाढ़ी देख के हमको लगता है कि ये कट्टर होगा पक्का। तो क्या है, बहुत गहरा पूर्वाग्रह है। ठीक है, और तर्कहीन मान्यताएं, बहुत अलग अलग तरह की मान्यताएं हैं। ठीक है, जैसे कि गाय खाता ही होगा ऐसी मान्यताएं हैं। ठीक है, ऐसी मान्यताएं हैं। तो ये मान्यताएं क्या करती हैं, अविश्वास को जन्म देती हैं और भय को जन्म देती हैं। आप
जो विभिन्न धर्म है, भारत की जो विविधता है, विशेष अलग अलग तरह के धर्म, अलग अलग तरह की जातियां हैं, ठीक है। इवन मैं केवल ये बात नहीं कर रहा हूँ, धार्मिक परिप्रेक्ष्य में बात नहीं कर रहा हूँ, जातियों में भी आप देखेंगे तो अलग अलग तरह की जातियों में, जैसे तथाकथित कुछ निचली जातियां हैं, कुछ जो उच्च सवर्ण वर्ण की जातियां हैं, इनके बीच में भी आपसी अविश्वास है, कई चीज़ों को लेकर अविश्वास है। तंत्र मंत्र पूजा ये सब हम मानते हैं कि कुछ लोग करते हैं, कुछ मानते हैं कि कुछ लोग करते हैं। तो इस प्रकार का जो भय के कारण क्या होता है, भारत में जाति एवं सांप्रदायिक हिंसा जन्म लेती है, ठीक है। अब जो मेन बॉडी है उसमें क्या मुझे चर्चा करनी थी, इनको ये पूर्वाग्रह और जो भेदभावपूर्ण अभिवृत्ति है इसको बढ़ाने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कशन किया कि ऐसे जब आपसे क्वेश्चन में कोई भी पूछे, कोई भी प्रश्न आए, अच्छा ये प्रश्न जीएस पेपर 4 का कम लग रहा है, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये प्रश्न जीएस पेपर 2 का ज्यादा फील आ रहा है, ठीक है। और मैंने क्या बात बोला, मैंने बोला कि ऐसा कोई भी प्रश्न है तो आपको 4-5 चीजें आंख बंद करके सोच लेनी है। क्या 4-5 चीजें होंगी, जैसे आपको जब किसी भी प्रश्न में आपसे ऐसे पूछे कि इसको बढ़ाने वाले कारक कौन से हैं, ठीक है। अगर आपसे किसी भी प्रश्न में ऐसे पूछे तो आपका जो उत्तर होगा वो बेसिकली फोकस अलग अलग तरीके से होना चाहिए। जैसे भौगोलिक कारक, आप ऐसे उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है। हेडिंग डाल सकते हैं इवन प्रॉपर भौगोलिक कारक, ठीक है। राजनीतिक कारक, इसके अलावा आप डाल सकते हैं आर्थिक कारक, सामाजिक कारक, ठीक है। आर्थिक लिख दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, सामाजिक लिख दे रहा हूँ, है ना। तो आप इस तरीके से अलग अलग हेडिंग डाल सकते हैं। मनोवैज्ञानिक कारक, ठीक है, ये सब आप लिख सकते हैं। तो इसी को मैंने क्या किया है, अलग अलग तरीके से लिखा है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, जनरली हेडिंग्स नहीं डालता हूँ, आप चाहे तो हेडिंग डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिमाग में जो थिंकिंग होती है हमारा, जब ऐसे प्रश्नों को हम ब्रेक करते हैं तो हमारी क्या रहती है, थिंकिंग बैकग्राउंड में यही चलनी चाहिए कि हमें जब कारक का नाम ले ले तो ऐतिहासिक कारक, ठीक है, ये चीज़ें हमारे दिमाग में तुरंत आनी चाहिए कि यार इसका कारण ऐतिहासिक भी हो सकता है, इसका कारण राजनीतिक भी हो सकता है। जैसे वोट बैंक की राजनीति होती है तो आप देखेंगे जब इलेक्शन आता है तो कहते हैं कि विशेष धर्म के प्रति खतरा है, विशेष धर्म वाले कहीं और चले जाओ, ऐसी ऐसी बातें जो चलती हैं उन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होगा। तो देखिए, तो वही मैंने बताया कौन कौन से कारक हैं। तो पहला कारक ऐतिहासिक कारक। ऐतिहासिक कारकों में क्या, जैसे लोक साहित्यों, जैसे आप देखेंगे काफ़ी बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है कि भारत में अफगानिस्तान का आक्रमण हुआ, ठीक है, मुस्लिम जो शासक थे वो भारत में आक्रमण किए। इस तरह के अलग अलग लोक साहित्य चलते रहते हैं, स्थानीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर। एवं पूर्वजों द्वारा वर्णित जाति प्रथा एवं सांप्रदायिक वृतांत, जिसे पूर्वज बताते हैं कि जैसे ऐसे बताते होंगे कई लोग, आप अपने घर में सुना होगा आपने, और कहानियों में, मूवीज़ में देखा होगा, जो बड़े बूढ़े होते हैं बताते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ तो इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, ठीक है। और कश्मीरी पंडितों की काफ़ी कहानियाँ चलती हैं, ठीक है। और उस समय जो मुस्लिम शरणार्थी थे उनको भी किस तरह से पाकिस्तान में जाना पड़ा, ठीक है। जो सिख दंगे हुए थे वो दंगे, इस तरह की अलग अलग जो भी घटनाएं होती हैं उनका जब वर्णन होता है तो वो एक ऐतिहासिक कारक के रूप में आता है, जिससे विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों एवं जातियों के प्रति अविश्वास को बढ़ावा मिलता है। तो वही लिखा, भेदभावपूर्ण अभिवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। उदाहरण के तौर पर विभाजन की कहानी द्वारा अभिवृत्ति पर प्रभाव। मान लीजिए आपको रोज विभाजन की कहानी सुनाई जाए कि विभाजन के दौरान हमारे साथ ये हुआ, पाकिस्तान में हमारी इतनी जमीन थी यार, कई अरबपति थे हम पाकिस्तान में और हमको वहाँ से भगा दिया गया, तो आपके दिमाग में क्या होगा, एक विशेष धर्म के प्रति, विशेष संप्रदाय के प्रति, ठीक है, आपके मन में नकारात्मक अभिवृत्ति जन्म लेगी। तो ये ऐतिहासिक कारक हो गए। आप अलग अलग एग्जाम्पल से अपने तर्कों को पुष्ट कर सकते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, आपको एग्जाम्पल्स ऐसे क्वेश्चन में आपके मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप हर जो भी आप चीज़ें लिख रहे हैं उसको एग्जाम्पल्स के साथ आप पुष्ट करें, अपने तथ्यों को पुष्ट करें एग्जाम्पल के साथ। फिर दूसरा पॉइंट, अब ये देखिए एक तरह का भौगोलिक कारक हो रहा है। तो मैंने क्या बताया, अंतर समूह संपर्क एवं संचार का अभाव। उदाहरण के तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में तथाकथित निचली एवं सवर्ण जातियां अलग बसती हैं, ठीक है। तो भौगोलिक कारक अलग अलग बसावट होता है। आप देखेंगे दक्षिण दिशा में जो निचली जातियां हैं तथाकथित वो बसती हैं, जो सवर्ण जातियां हैं, एक नदी मान लीजिए बह रही है तो इस पार, ये भौगोलिक जो जिन लोगों ने भूगोल ऑप्शन पढ़ा होगा तो देखा होगा, कोई जल स्रोत है उसके या सड़क है उसके एक साइड जो सवर्ण जातियां हैं, सवर्ण में भी अलग अलग विभाजन है कि ब्राह्मण यहाँ पर, क्षत्रिय यहाँ पर वैश्य, ऐसे यहाँ पर भी विभाजन है, ठीक है। मंदिर क्या होगा, सवर्णों के पास होगा सबसे ऊपर। अब ये लोग मंदिर में जा नहीं सकते। इससे क्या हो रहा है, इससे ऐसी ऐसी बातें हो रही है, इससे क्या होता है, रीति रिवाजों एवं प्रथाओं आदि के प्रति पूर्वाग्रह होता है, ठीक है। क्या होता है, ये लोग अपनी मनगढ़ंत कहानियां बता दें कि यहाँ पे जाओगे इस बस्ती में, ये जो निचली जाति की बस्ती है वहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग क्या करते हैं, नरबली देते हैं, ऐसे विभिन्न तरह की अलग अलग विच हंटिंग, अलग अलग तरीके की बातें करते रहते हैं, ठीक है। तो ये बात है। तो मैंने दूसरा कारण बता दिया कि अंतर समूह संपर्क एवं संचार का अभाव है, ठीक है। इससे क्या होता है, रीति रिवाजों प्रथाओं आदि के प्रति पूर्वाग्रह होता है।
तीसरा बताया सीमित संसाधनों के प्रति प्रतिस्पर्धा, और ऑलरेडी मैंने समाज के इतने, सोसाइटी के इतने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, उपराष्ट्रवाद, इनके क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। जो लोग वीडियो नहीं देखते उन लोग को देखना चाहिए। तो टोटल अभी 62 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, ये 63वां है आज। तो उन चीज़ों में जो कंटेंट है उसका आप यूज़ करिए अपने नेक्स्ट आंसर लिखने में। तो 62 वीडियो में आप कम से कम देखेंगे 110 टॉपिक ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं। उसका कंटेंट क्यों नहीं आप अगले जो आंसर लिखते हैं उसमें यूज़ करते हैं? तो देखिए वही मैंने यूज़ किया, क्षेत्रवाद को यहाँ पर यूज़ कर दिया कि सीमित संसाधनों के प्रति प्रतिस्पर्धा होती है। उदाहरण के तौर पे नौकरियाँ, भूमि। अब जैसे आप देखेंगे नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है, तो जो आरक्षित वर्ग, जिनको आरक्षण मिलता है वो और जिनको नहीं मिलता है वो, इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो इन बातों को आपको आंसर में लिखना है। ठीक है, वही बात मैंने लिखी कि क्या है, शक्ति संघर्ष। उदाहरण के तौर पर शक्तिशाली समूह शक्ति बनाए रखने, जबकि शक्तिहीन समूह द्वारा शक्ति प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। तो सीधी बात है, ये क्या होता है, इसको आप कहते हैं सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी का प्रयास हो रहा है। देखिए जो निचले समूह होते हैं समाज के पायदान में, जो स्ट्रेटा में जो निचले समूह होते हैं वो कोशिश करते हैं कि ऊपर जाएं, और जो ऊपर समूह होते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल जो तथाकथित सवर्ण जातियां हैं, और देखिए आपको जब आंसर लिखना है तो इसके आगे तथाकथित अवश्य लगा दें। अगर आप सीधे ऐसे लिख रहे हैं कि सवर्ण जातियों एवं दलित जातियों में विभेद या इनके बीच का जो पूर्वाग्रह है, तो आपको सीधी बात है ये थोड़ा सा निगेटिव असर जाता है एग्जामिनर में। वो सोचता है कि आप भी इन चीज़ों को, जाति प्रथाओं को मानते हैं। तो आपको क्लियर लिखना होगा कि मैं नहीं मानता हूँ, समाज में प्रचलित है। तो आप क्या लिखेंगे, अपनी बातों को कैसे पुष्ट करेंगे, लिखेंगे तथाकथित जो जातियाँ हैं ऐसी, वो ऐसा ऐसा काम करती हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे नौकरियों में लेके डिबेट है, भूमि पर जो संसाधन है, भूमि संसाधन, और इसके अलावा और जो छोटे मोटे आप जल संसाधन, वायु संसाधन, हर तरह के जो भी संसाधन है उसको लेके जो प्रतिस्पर्धा है वो क्या करती है, ये आप कह सकते हैं एक तरह का आर्थिक कारण है। ठीक है, आर्थिक कारण ही है, इसी को आप चाहें तो इसको आर्थिक कारण हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। तो ये शक्ति संघर्ष को बढ़ावा देती है, और मैंने ऊपर क्लियर बता दिया कि शक्तिशाली जो समूह है वो शक्ति बनाए रखने की कोशिश करता है, और जो निचला समूह है, जो शक्ति जिसको नहीं मिलती है, वो प्रयास करता है कि उसको शक्ति मिल जाए। ठीक है, तो आप देखेंगे विभिन्न दलित संगठन भारत में बने हैं। एक चंद्रशेखर रावण का आपने नाम सुना होगा। अलग अलग तरीके के संगठन बने हुए और कहते हैं कि 500 साल पहले हमारे ऊपर अत्याचार हुआ था, तो अब हमें उसका बदला चाहिए, आरक्षण हमारा मौलिक अधिकार है। तो ऐसी ऐसी जो बातें होती हैं वो डिफरेंस क्रिएट करती हैं हद से ज़्यादा। ठीक है, आप इस बात को समझेंगे और ये आंसर में आपको लिखना होगा, दर्शाना होगा। अब बात करते हैं हम चौथे पॉइंट की। तो चौथा पॉइंट क्या है, राजनीतिक कारक। मैंने बताया, अब क्योंकि मेरे पास स्पेस ज़्यादा नहीं बच रहा था, 150 शब्द में यहाँ से लिखना था, तो मैंने क्या किया, राजनीतिक कारक शॉर्ट में सुलटा दिया, एक तरह से निपटा दिया, है ना। मैंने क्या बताया, इसके अलावा राजनीतिक कारक जैसे वोट बैंक आदि भी प्रमुख कारक हैं। तो आप चाहें तो इसमें कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे दिल्ली के सांप्रदायिक दंगे हुए थे। ठीक है, स्पेस रहे तो आप लिख सकते हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है मेरे पास स्पेस नहीं बचा था यार। 60, 65, 70 सब ऊपर हो चुके थे। ठीक है, तो वहाँ पे अब चीज़ों को दिमाग में रखना होता है कि आ भी रही हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट आ भी रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं, तब भी हम नहीं लिख सकते क्योंकि स्पेस की लिमिटेशन है। सेकंड पार्ट अगर मैं नहीं लिखूंगा राज्य की भूमिका, तो मेरे मार्क्स ज़्यादा कटेंगे। अगर मैं एक पॉइंट छोड़ दूंगा, ठीक है, तो मेरे मार्क्स उतने नहीं कटेंगे। लेकिन अगर सीधी बात है एक पार्ट ही मैंने मिस कर दिया, पहला पार्ट अच्छे से बताने के चक्कर में, तो आप सीधे सोच सकते हैं कि आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने इस चीज़ की चर्चा कर दी। अब मैं बताऊंगा राज्य की भूमिका क्या है, तो राज्य कैसे इन चीज़ों को समाप्त करे। तो फिर राज्य हर चीज़, जितने प्रॉब्लम्स हैं उसको एक एक करके सॉल्यूशन दे, तो वही मैंने लिखा। क्या करे राज्य, विभिन्न समूहों के मध्य मेल जोल को बढ़ावा देना। जैसे आपने देखा होगा गवर्नमेंट की स्कीम चली है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं, मेन मुख्य भूभाग से उनका संपर्क बढ़ाना। ठीक है, जो हमारे मुख्य भूभाग के लोग हैं, नॉर्थ ईस्ट से संपर्क बढ़ाना। अलग अलग धर्मों संप्रदाय, जैसे इफ्तार पार्टी का आयोजन करना। ठीक है, दिवाली पे अलग भोज का आयोजन करना, उसमें सभी संप्रदाय जाति के लोगों को बुलावा देना। तो ऐसे सामूहिक भोज इत्यादि कार्यक्रम चलाए जाएं। भेदभाव के मामलों के त्वरित न्याय हो, जैसे जब पता चले कि सांप्रदायिक हिंसा हुई है तो क्या हो, त्वरित रूप से न्याय हो। इवन आप चाहें तो आपको यहाँ पे क्लियर वर्ड लिखना चाहिए, मैंने छोटा लिखा है, कम लिखा है क्योंकि स्पेस नहीं था, और ऑब्वियस सी बात है आज मैं स्पेस की लिमिटेशन में फंस गया था। तो आपको लिखना चाहिए यहाँ पे कि न्याय न केवल हो बल्कि दिखे भी। ठीक है, न केवल हो बल्कि दिखे भी। जैसे कई बार क्या होता है, कोई घटना हुई, सांप्रदायिक घटना हुई, तो बहुत डिले हो जाता है उसके न्याय में, तो जो समूह उससे प्रताड़ित हुआ रहता है उसके दिमाग में तो चोट रह जाती है। ठीक है, कि यार हम इसकी वजह से प्रताड़ित हुए थे। लेकिन जब उसका न्याय हो जाता है, मान लीजिए 10 साल बाद कोई बात हुई, जैसे मान लीजिए 10 साल पहले कोई दंगा हुआ या सिख दंगे हुए, तो ऑब्वियसली बात है सिख दंगे के जो लोग प्रभावित लोग थे उनको हो सकता है कुछ चीज़ें मिली हों, उसके कुछ जो न्याय हुआ उनके साथ, हो सकता है भारत सरकार ने उनके साथ न्याय किया हो या फिर जो हमारी जुडिशियरी उनके साथ न्याय किया हो। लेकिन आप देख सकते हैं जो लंबा गैप है, 84 से लेके अभी तक का जो गैप है, ठीक है,
इस दौरान वो समूह कितना प्रताड़ित रहा होगा, कितनी चीज़ें उसके दिमाग में आई होंगी, कितना डिफरेंसेस क्रिएट हुए होंगे। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि न्याय हो, त्वरित हो और दिखे भी, उनको लगना भी चाहिए कि उनके साथ न्याय हुआ है। तो ये बात बतानी है। पुलिस बलों में धर्मनिरपेक्षता एवं लोकतंत्र के मूल्यों का प्रशिक्षण देना चाहिए। सबसे जरूरी यही काम है कि पुलिस बलों को प्रशिक्षित करना चाहिए, क्योंकि क्या करता है, जब ऐसे कोई दंगे या फसाद होते हैं तो पुलिस बल सामान्यतः एक डायरेक्शन में झुका होता है। ठीक है, तो उन चीजों से निकालना है, उनको धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रशिक्षण देना है। चौथा, मूल्य आधारित शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा दिया जाए। हमारी शिक्षा प्रणाली में ही क्यों ना सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता, ये जो चीजें हैं उनको क्लियर करके समझाया जाए, बताया जाए कि मानव मात्र होना एक इंपॉर्टेंट चीज है, न कि अपने धर्म को बचाए रखना इंपॉर्टेंट है। तो मानव सबसे बड़ा धर्म है, उसके बाद जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बाकी धर्म है वो अन्य दूसरे लेवल पे आते हैं। तो ये चीजें बतानी आवश्यक है। वसुधैव कुटुंबकम के बारे में बताना चाहिए। तो जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है, जो सहिष्णुता और समानता को बढ़ावा देती है, उस चीज के बारे में शिक्षा प्रणाली को शामिल करना चाहिए। निर्धनता एवं बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था और जनरली ध्यान नहीं देते हम लोग। अपने यहाँ दंगे फसाद होते क्यों हैं? लोग निठल्ले पड़े हुए हैं, ठलुआ लोग हैं गांव में, उनको क्या होता है, उनको 500 रुपये दे दो तो पत्थर फेंकने चले आएंगे। जम्मू कश्मीर में आप देखिए, ठीक है, दिल्ली दंगों में भी इवन यही देखा गया कि पैसे, अभी हाल में रिपोर्ट्स आई हैं कि सऊदी अरब ने फाइनेंसिंग की थी। तो सीधी बात है, ये आर्थिक कारक, ये जो इकोनॉमिक फैक्टर है, इकोनॉमी इसको हम बोलते हैं। अगर आप देखेंगे, अगर बड़े कीवर्ड्स में जाएंगे तो इसको बोलते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है, पॉलिटिको इकोनॉमी बोलिए, पॉलिटिकल इकोनॉमी फैक्टर है। राजनीतिक और आर्थिक जो गठजोड़ होता है, ठीक है, राजनीतिक लोगों का उद्देश्य होता है सत्ता प्राप्त करना, ठीक है, और आर्थिक शक्तियां यानी धन, लालच, ये सब क्या करता है, इन चीजों को प्रोवाइड करता है, ये चीज इन लोगों को फोर्स करता है, और इसकी वजह से ही दंगे फसाद होते हैं। तो आप ये कारण अवश्य बता देंगे कि निर्धनता और बेरोजगारी उन्मूलन अगर कार्यक्रम भारत में चलाया जाएगा तो आधे दंगे ऐसे ही नहीं होंगे, लोग खलियार बैठे नहीं रहेंगे। तो यार आप बताओ, मेरे दिमाग में क्यों नहीं आ रहा है कि मैं जाके दंगा फसाद कुछ ऐसा कर दूं? ठीक है, ऑब्वियस बात, मेरे पास टाइम ही नहीं है। अगर होगा भी बगल में तो मैं परेशान हो जाऊंगा कि यार बताओ क्या हो गया। ठीक है, तो आप ये बात क्लियर समझिएगा कि अपने को क्या है, ये बेरोजगार और निर्धनता, इन चीजों से बचना बहुत जरूरी है। ठीक है, निष्कर्ष लिख दूंगा, स्पष्ट है कि विविधता में एकता को बढ़ावा देने तथा संवैधानिक मूल्यों का पालन करने की आवश्यकता है। ऑब्वियसली आते हैं, पास बहुत स्पेस नहीं बचा था, 150 शब्द ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, 170 शब्द जा चुके हैं। तो मैंने क्या किया, सिंपल लिख दिया कि विविधता में एकता को बढ़ावा देना एवं संवैधानिक मूल्यों का पालन करना आवश्यक है। इवन आपके पास कोई विशेष पॉइंट है तो आप निष्कर्ष ड्रॉप भी कर सकते हैं, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब निष्कर्ष कोई कसम खा के लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको ऑलरेडी छोड़ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, उससे पहले एक दो महत्वपूर्ण सूचनाएं कि आप यूपीएससी हिंदी विद गौरव, अगर आप जो वीडियो डिस्कशन हुआ है आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करने में देरी ना करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो चैनल है उसमें बिगिनर सीरीज नाम से प्लेलिस्ट है। ठीक है, अलग अलग तरीके की प्लेलिस्ट आप देखेंगे, बिगिनर सीरीज नाम से प्लेलिस्ट है, ऑल वीडियोस है, यूपीएससी यूपीपीसीएस स्पेशल सीरीज है, मेंस लेक्चर सीरीज है। तो अलग अलग तरीके की इसमें प्लेलिस्ट है। आप इस प्लेलिस्ट को खोलेंगे तो आप पाएंगे लगभग जितने विषय आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, सर ये कैसे पढ़ें, सर करंट कैसे पढ़ें, सर और चीज़ें कैसे पढ़ें, हर चीज़ों का यहाँ पे डिस्कशन है। आप देखेंगे एनसीईआरटी, इवन आर्ट एंड कल्चर कैसे पढ़ना है, इकोनॉमिक सर्वे कैसे पढ़ना है, सेकंड एआरसी कैसे पढ़ना है, कौन कौन सी बुक लिस्ट पढ़नी है, इवन ठीक है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। कई लोग के पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, इवन आजकल 15-20 दिन से मेरे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मैं अपना टाइम कैसे मैनेज करूं। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वो भी मैंने डिस्कशन किया है। ठीक है, प्रीलिम्स का पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं, क्या प्रीलिम्स के पेपर में हमारी साइकोलॉजी होती है, क्या सोचते हैं, हर चीज़ को मैंने प्लेलिस्ट में चीज़ों को डिटेल में बताया है। तो आप उस प्लेलिस्ट को देखें और वीडियो अच्छे लगे तो इसे सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं आज के हम। हिस्ट्री जीएस पेपर 1 से रिलेटेड है। ठीक है, तो प्रश्न डायरेक्ट है बिल्कुल, जिन लोग की हिस्ट्री तैयार है, स्पेक्ट्रम तैयार है, उन लोग को एकदम प्रॉब्लम ही नहीं होगी, बिल्कुल टू द पॉइंट स्पेक्ट्रम ही छाप देना आंसर में तो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न क्या है, होम रूल आंदोलन के उद्देश्यों और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में इसके प्रमुख योगदान पर प्रकाश डालिए। 1919 तक यह आंदोलन मृत प्राय क्यों हो गया था। ठीक है, तो क्लियर बात है, डायरेक्ट आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन के पार्ट। आपको एक इंट्रोडक्शन बता देना है होम रूल लीग आंदोलन का, मेन बॉडी में क्या क्या पॉइंट्स होंगे, उद्देश्य बताने हैं आपको, फिर दूसरा बताना है आपको मेन बॉडी में कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में इसके योगदान क्या क्या थे, फिर तीसरा आपको बताना है कि मृतप्राय क्या हो गया, क्यों हो गया मृतप्राय 1919 तक, और निष्कर्ष में आपको लिखना है कि इसका महत्व क्या है। तो आपको सीधे स्ट्रक्चरिंग इसकी क्लियर दिख रही होगी, मैं कंटेंट बता देता हूं, अब उस कंटेंट को वहां पे लिख लीजिएगा।
तो इंट्रोडक्शन में आप बता सकते हैं कि आयरिश होम रूल से प्रेरित था और भारत में 2 लोगों ने शुरू किया। एनी बेसेंट की अलग लीग थी और तिलक की अलग लीग थी। इसमें आपको एक काम अवश्य करना है, ठीक है, एक काम अवश्य करना है। क्या करना है? इंडिया का मैप बनाना है, ठीक है। देखिए हिस्ट्री के क्वेश्चन में कैसे मैप यूज करते हैं उस बात को समझिए। यहां पे आपको दिखाना है कि जो बेसेंट की लीग थी, ठीक है, वो पूरे भारत में ऐसे फैली हुई थी, ऐसे दिखा दीजिए, ठीक है, पूरे भारत में फैली हुई थी। जबकि आप देखेंगे कि जो तिलक की लीग थी वो बॉम्बे पुणे महाराष्ट्र में ही थी, ठीक है। तो महाराष्ट्र एरिया में आप दिखा दीजिए तिलक की लीग और ये दिखा दीजिए यहाँ पे होम रूल लीग का प्रभाव क्षेत्र, ठीक है, होम रूल लीग का प्रभाव क्षेत्र। यहाँ दिखा दीजिए तिलक की लीग, यहाँ दिखा दीजिए बेसेंट की लीग। इस तरीके से आप मैप द्वारा भी अपनी चीज़ों को बता सकते हैं, तो आपको बहुत लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आपने सीधे यहाँ पे बता दिया कि आयरिश होम रूल लीग से प्रेरित एनी बेसेंट एवं तिलक द्वारा अलग अलग इसको शुरू किया गया, ठीक है। एक क्वेश्चन जो बैकग्राउंड में आपके दिमाग में होगा, एक जो चीज़ें आपके दिमाग में होंगी कि आपको ये ध्यान में रखना है उस समय आंसर लिखते समय कि वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। तो भारत के लोग जो काम कर रहे होंगे कहीं ना कहीं उनके दिमाग में वर्ल्ड वॉर 1 की चीज़ें जरूर होंगी, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 में जो प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, जो समस्याएं आ रही होंगी, तो जो भी आंदोलन उस दौरान चल रहे होंगे, तो ये वर्ल्ड वॉर 1 बैकग्राउंड में अवश्य होगा। एक पॉइंट आप इसको अवश्य लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए उद्देश्य बताते हैं सीधे सीधे। देखिए वही सीधे उद्देश्य में देखेंगे तो ये था कि वर्ल्ड वॉर 1 में हम कोई डिस्कशन डिबेट नहीं करेंगे। आपको वर्ल्ड वॉर 1 करिए, जो इंग्लैंड वाले हैं, जो ब्रिटिश सरकार है, वर्ल्ड वॉर 1 करे, उसको हम परेशानी में नहीं डालेंगे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। हमें क्या करना है? युद्ध पश्चात हमें स्वशासन चाहिए, ठीक है, युद्ध पश्चात हमें स्वशासन चाहिए। डिमांड इस बात की होगी, ठीक है। फिर तिलक की डिमांड क्या थी? अच्छा, ये किसका है? बेसेंट की डिमांड थी। तिलक की डिमांड क्या थी? स्वराज मिले, भाषाई राज्यों का गठन हो, मातृभाषा में शिक्षा मिलने का अधिकार मिले। तो ये 2-3 डिमांड किसकी थी? तिलक की थी। फिर और क्या डिमांड थी? प्रशासन में सुधार हो अहिंसक तरीके से, कोई हम हिंसात्मक गतिविधियों का प्रयोग नहीं करेंगे, अहिंसक तरीके से क्या हो? प्रशासन में सुधार का उद्देश्य था। चौथा उद्देश्य होम रूल आंदोलन का राजनीतिक शिक्षा एवं राष्ट्रवादी राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। तो ये आप क्या बता सकते हैं? 3-4 उद्देश्य थे होम रूलिंग आंदोलन के। इवन थोड़ा अच्छा रिप्रेजेंटेशन दिखाने के लिए आप बीच में लिख सकते हैं उद्देश्य, और यहाँ पे लिख सकते हैं 1, यहाँ पे लिख सकते हैं 2, यहाँ पे लिख सकते हैं 3, यहाँ पे लिख सकते हैं 4। देखिए इसका फायदा भी होता है अपना, इसका ये फायदा होता है, एक तो देखने में थोड़ा सुंदर दिखता है, दूसरा ये मान लिया आपको लिखते लिखते याद आया ये इसका 5वां उद्देश्य बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये छूट गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये छूट गया। तो आप क्या कर सकते हैं? यहीं पे एक लाइन ऐड करके यहाँ पे 5वां पॉइंट लिख सकते हैं, तो सिंपल हो जाती है ये चीज़ें। फ्लो चार्ट से आप दिखा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। मैं जनरली फ्लो चार्ट से ही दिखाता हूँ। अब क्या है? स्वतंत्रता संघर्ष में इसका योगदान क्या रहा? तो आपको पता होगा पुनर्जीवित कर दिया स्वतंत्रता संघर्ष। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, वही मैंने लिखा स्वतंत्रता संघर्ष में पुनर्ज्वाला की जगह पुनर्जीवित कर दिया, ठीक है, ज़्यादा क्लियर वर्ड होगा, अच्छा वर्ड होगा। तो पुनर्जीवित कैसे किया स्वतंत्रता संघर्ष को? आपको पता होगा 1907 में सूरत स्प्लिट हो गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। इसके अलावा आप देखेंगे कि स्वदेशी आंदोलन के बाद कोई बड़ा आंदोलन भारत में नहीं हुआ था उस दौरान। 1916 से पहले कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कंडीशन थी, तो उस समय भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो पूरी तरह से मृत प्राय हो चुका था। उसी संदर्भ में इसने क्या किया? स्वतंत्रता आंदोलन में पुनः आग भर दी, ठीक है। तो एक कहीं ना कहीं संगठित किया लोगों, शहरों एवं ग्रामों के मध्य संगठनात्मक सहयोग को बढ़ाया। इसमें क्या हुआ? संगठनों का बढ़ावा दिया गया, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के मध्य संपर्क को बढ़ावा दिया गया। और इसका यूज आप बताएंगे बाद में, इसका यूज बहुत ज़्यादा जब स्वदेशी आंदोलन समाप्त हो गया और जब राष्ट्रीय आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चला, तो इस संगठनात्मक सहयोग का बहुधा प्रयोग किया गया। 1916 के लखनऊ समझौते में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, चाहे एनी बेसेंट हो या बाल गंगाधर तिलक हो। इन दोनों लोग ने मिलके, चाहे मुस्लिम लीग के साथ जो समझौता हुआ वो, इवन जो गर्म दल नरम दल का विभाजन था उसके समाप्ति में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। इस चीज़ को आप एक्सप्लेन करेंगे कि लखनऊ समझौते को। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी द्वारा इसका प्रयोग किया गया। जो रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी ने किया गया था, तो जो इनका संगठन था, जो एनी बेसेंट और तिलक का जो संगठन था, स्वराज का जो संगठन था, इसको गांधी जी ने अपना प्रयोग किया था रॉलेट सत्याग्रह में। प्रथम जो रॉलेट सत्याग्रह था, तो इनके जो संगठन के कर्मचारी थे उनका प्रयोग गांधी जी ने किया था। ये आप बता सकते हैं आंदोलन में योगदान। इसके अलावा और भी आप कुछ योगदान 2-4 बता सकते हैं, आपको जो समझ में आ रहा हो कि युद्ध के दौरान आप कह सकते हैं एक प्रॉब्लम क्रिएट की, अपनी मांगों को रखा, ठीक है, अपनी मांगों को आप ऐसे, मतलब 1-2 पॉइंट आपको जो अच्छा लगे वो आप बता सकते हैं, ठीक है। अब बताना है 1919 के दौरान ये मृत प्राय क्यों हो गया, ठीक है। 1919 के दौरान ये आंदोलन मृत प्राय क्यों हो गया? तो आप बता सकते हैं नेतृत्व,
की कमी हो गई। ठीक है, पहला पॉइंट हो है नेतृत्व की कमी, उसमें आप पॉइंट बता देंगे। तिलक मानहानि हेतु इंग्लैंड चले गए तो भारत में रह नहीं गए, तो कौन संभालेगा होम रूल लीग आंदोलन, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई। एनी बेसेंट थोड़ा सा निष्क्रिय हो गई। ठीक है, तो एनी बेसेंट की निष्क्रियता एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई। ये आप बता सकते हैं कि नेतृत्व विहीन हो गया आंदोलन। 1917-18 में बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए, जिससे क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार को आंदोलन को दमन करने में बहुत ज़्यादा मदद मिली। ठीक है, तो ये बात आप बता सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। 1918 में सरकार द्वारा संवैधानिक सुधार एजेंडे का प्रकाशन किया गया। आपने सुना होगा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आने वाले थे, तो उसके बारे में कुछ घोषणाएं की गई, तो उससे भी आंदोलन की जो एकता थी उसको काफ़ी चोट पहुंची। कुछ लोगों ने कहा कि बिल्कुल सही है, खास करके जो नरमपंथी थे वो संतुष्ट हो गए कि वेरी गुड, अच्छा है, ब्रिटेन सरकार ने अच्छा कर रही है और यही होना चाहिए। तो इन चीज़ों से जो है आप बता सकते हैं कि आंदोलन मृतप्राय हो गया। निष्कर्ष में आप बता सकते हैं कि बहुत ही महत्व है इसका। निष्कर्ष में हमेशा आप महत्व लिखेंगे और बताएंगे कि इस आंदोलन ने जब मृतप्राय आंदोलन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को, और जो 1919 के बाद जो गतिविधियां चली थी उसका आधार तैयार किया। आप बेसिकली ये बता सकते हैं कि 1919 के बाद जो गांधी जी के नेतृत्व में जो आंदोलन की गतिविधियां चली थी उसके आधार के रूप में इस आंदोलन ने काम किया। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। इसको और सब्सक्राइब करिए ताकि हम नए नए वीडियोज़ के साथ आपके समक्ष आ सकें। धन्यवाद।